प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की कक्षा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो कक्षा है उसके चौथे अध्याय का रिवीजन हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। तो चौथे अध्याय का रिवीजन, ये रिवीजन क्लास आपके लिए, ताकि आप संपूर्ण अध्ययन के पश्चात कम समय में पूरे अध्याय का रिवीजन कर सकें। तो आइए इस अध्याय के रिवीजन में हम लोग संविधान के भाग 1 को जानेंगे, अनुच्छेद 1 से 4 तक जानेंगे, अनुसूची 1 की भी चर्चा करेंगे। इन सारी बातों की चर्चा अब अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 आपको ध्यान होगा, पहले भी आपने जान लिया है कि अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, जैसा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये पहले भी पढ़ा आपने। भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में बताया गया। तो भारत राज्यों का संघ होगा ऐसा कहने का क्या मतलब है, हमें इसका आशय समझना होगा कि भारत राज्यों का संघ है। इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय परिसंघ राज्य की समझौतों का परिणाम नहीं, मतलब भारत के राज्यों ने मिलकर भारत नहीं बनाया है, भारत राज्यों के समझौते से नहीं बना है, बल्कि भारत के अभिन्न अंग राज्य हैं। राज्यों को अधिकार नहीं है कि वे अलग हो जाएं, क्योंकि राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं और उसके अभिन्न अंग बने रहेंगे। तो इस तरह से राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते और राज्य संघ जो है वो भारत के अविभाज्य हिस्से हैं, अलग नहीं हो सकते। ये इसके आशय है, ये इसका अभिप्राय है अनुच्छेद 1 का। इसके बाद हम लोग अनुसूची 1 को भी जाने कि अनुसूची 1 क्या कहती है। अनुसूची 1 कहती है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में सम्मिलित किए गए हैं। तो अगर अनुसूची 1 को हमें समझना है कि भारत के राज्य क्षेत्र का क्या मतलब है, क्या मतलब है भाई भारत के राज्य क्षेत्र का, तो भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब नंबर 1 कि राज्यों का क्षेत्र। भारत में कितने राज्य हैं? संप्रति 28 राज्य हैं भारत में, तो 28 राज्यों का क्षेत्र ये अनुसूची 1 में सम्मिलित है। अनुसूची 1 में दूसरी बात क्या है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र भी अनुसूची 1 में है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र कितने हैं? 8 संघ शासित क्षेत्र इस समय भारत में हैं। अनुसूची 1 में तीसरी बात, तीसरा बिंदु कि अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो भी अनुसूची 1 में होंगे। तो अनुसूची 1 में 3 बातें, राज्यों का 28 राज्यों का क्षेत्र, 8 संघ शासित क्षेत्रों का क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिनको भारत नए तरीके से अर्जित कर लेगा अगर किया तो। अनुसूची 1 में ये बातें सम्मिलित है। इस तरह से कुल मिला जुला के कहना होगा कि भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। अब तक बात किया हम लोगों ने अनुच्छेद 1 पर, उसके अलावा अनुसूची 1 पर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को नए राज्यों के बनाने, स्थापना करने, निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। अर्थात संसद नए राज्य बना सकती है, ऐसा विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नए राज्य बनाने का मतलब, तो संसद नए राज्य बनाने का तात्पर्य समझ लीजिए कि नए राज्यों का गठन कर सकती है संसद,
वर्तमान राज्य अगर है तो उसके नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन कर सकती है और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरह से संसद को हो सकती है कि संसद ये कार्य कर सके। अब जो कार्य संसद करेगी वो कैसे करेगी, तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 3 में है। वो प्रक्रिया अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है कि संसद कैसे अनुच्छेद 2 की शक्ति का संवहन करेगी। तो ऐसा करने के लिए संसद को साधारण बहुमत की ही जरूरत है, यानी संसद साधारण बहुमत से नए राज्य गठन कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 ने संसद को साधारण बहुमत से ऐसा करने का अधिकार दिया, लेकिन संसद को यह शक्ति तो प्राप्त हुई, किंतु अगर ऐसा विधेयक या ऐसी विधि बनाने का विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाना है तो वह विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ऐसा कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया आपने देखी कि राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में नए राज्य के गठन और किसी राज्य के क्षेत्र सीमा न्याय में परिवर्तन करने की विधि बनाने का जो विधेयक होगा उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के बाद ही होगी। उसमें भी एक और बात कि अगर राष्ट्रपति ने सिफारिश दे दिया, विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो विधेयक को पास तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विधेयक को देखा जाए कि विधेयक कहीं किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन तो करने वाला नहीं है। अगर विधेयक किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने वाला है तो विधेयक को उस राज्य के पास भेजना होगा, उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजना होगा। क्यों भेजना होगा? विधानमंडल की राय जानने के लिए भेजना होगा। तो विधानमंडल की राय जानने के लिए भेज दिया, किंतु भेज तो देंगे, संसद ऐसा करेगी, भेजेगी, परंतु उसकी राय संसद पर या राष्ट्रपति पर आबद्ध नहीं है। मतलब कि विधानमंडल, जो इस राज्य की विधानमंडल अपनी राय दे या न दे, इससे संसद के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात विधानमंडल की राय आ जाए, विधानमंडल की राय न आए, विधानमंडल की राय विपरीत आए, विरोध में आए, तब भी संसद में वो विधेयक पारित कर दिया जाएगा, संसद में वो विधेयक आ जाएगा। अर्थात राज्यों को इस मामले में अधिकार नहीं है, ये अधिकार संसद को है। बस प्रक्रिया एक पूरी करनी है कि संबंधित विधानमंडल को राय जानने के लिए भेज दिया, बस। तो अनुच्छेद 3 में हमने देखा कि किस प्रक्रिया से नए राज्य का गठन या किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 क्या करेगा। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में संसद को जो विधि बनाने की शक्ति दी गई है, कैसे बनाएगी? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से बनाने की शक्ति, जो विधि बनाने की शक्ति दी गई है, वह विधि संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। यानी संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद कौन सा है? 368। तो संसद अगर किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करने का विधि बनाती है, संसद अगर किसी नए राज्य के गठन की विधि बनाती है, तो वह विधि अनुच्छेद 362 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। अर्थात महज एक विधि ही रहेगी, संविधान संशोधन विधि नहीं होगी।
और इस तरह से अनुच्छेद 4 की बात यहां पूरा होती है। तभी एक प्रश्न आया। प्रश्न क्या आया? प्रश्न आया कि किसी राज्य या उसके भूभाग को संसद अगर विदेशी राज्य को सौंप देती है या सौंपना चाहती है, तो क्या यह कार्य भी, यह विधि भी संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी? यह स्पष्ट करना जरूरी था, क्योंकि किसी विदेशी राज्य को कोई भूभाग सौंपा जाएगा, यह संविधान संशोधन है कि नहीं है, यह एक प्रश्न आया। और इस प्रश्न का हल जानने के लिए बेरूबाड़ी वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय से राय लिया गया 1960 में, और 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय दिया कि संसद साधारण विधेयक से या साधारण विधि से ऐसा नहीं कर सकती, विदेशी राज्य को भूभाग नहीं सौंप सकती। इसके लिए अनुच्छेद 362 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। तो ध्यान रहे कि अगर विदेशी भूभाग को सौंपना है, भूभाग को विदेशी राज्य को सौंपना है, तो वह अनुच्छेद 362 के तहत संविधान संशोधन होगा। और ऐसा करना था। बेरूबाड़ी संघराज क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपना था, और इसके लिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में किया गया, और बेरूबाड़ी को संघराज क्षेत्र जो बेरूबाड़ी था उसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इसी तरह 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पास किया गया, और कुछ और राज्य क्षेत्रों को, भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा गया। तो इस प्रकार अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक और बेरूबाड़ी से लेकर के संविधान के संशोधन 9 और 100 तक हम लोगों ने इस कड़ी में समाहित किया। रिवीजन के क्रम में बात हो रही है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन। ये टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। पूरी कहानी ये है कि जब संविधान का निर्माण चल रहा था, संविधान के निर्माण के दौरान ही भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग चल रही थी, और क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोरों पर थी, इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन कर दिया, जिस आयोग का नाम था भाषाई प्रांत आयोग, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बना 27 नवंबर 1947 को, और 4 सदस्य इसमें रखे गए। 4 सदस्यीय आयोग थे, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस के धर। तो न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली एक कमीशन बनी। उस कमीशन का नाम राज्य पुनर्गठन, प्रांतीय पुनर्गठन आयोग जो रखा गया। उस आयोग ने अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद 10 दिसंबर 1948 को धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जैसा कि बात हुई अभी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी, जिसके कारण धर आयोग का गठन किया गया था। लेकिन धर आयोग ने, एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। कारण भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, बल्कि आयोग ने जो आधार सुझाए कि किस आधार पर राज्य बनेंगे, वो आधार थे प्रशासनिक आधार, भौगोलिक आधार, वित्तीय आधार और विकास को आधार बना करके राज्यों के पुनर्गठन की
का सुझाव दिया एस के धर आयोग ने। अभी ये बात चली रही थी, उसी समय कांग्रेस की कार्य समिति ने एस के धर आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक और समिति का गठन किया। उस समिति का नाम है जेवीपी कमिटी, जेवीपी समिति या जेवीपी आयोग। इस समिति में 3 लोग थे, 3 सदस्यीय समिति थी। जे मने जवाहरलाल नेहरू, वी मने वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 लोगों की सदस्यता में जेवीपी कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1 अप्रैल 1949 को। और इस कमेटी ने भी, जेवीपी कमेटी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया, और ठुकरा नहीं दिया बल्कि इसका विरोध किया। कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। भारत की विविधता को देखते हुए या उस समय तत्काल भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए संभवतः ऐसा करना बहुत आवश्यक था और ऐसा किया गया। परंतु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मांग जो था वो समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि ये मांग कहीं कहीं और जोर पकड़ने लगी थी। ये मांग और तेज हो गई थी और इसी मांग के दौरान तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य के मांग के दौरान पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु ये आमरण अनशन शुरू कर दिए और बड़ा दुखद घटना घटी। अनशन के 56 दिनों बाद श्रीरामुलु का निधन हो गया। ये घटना हुई 15 दिसंबर 1952 को और जैसे ही श्रीरामुलु का निधन हुआ, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। इस तरह से भाषा के आधार पर राज्य का गठन प्रारंभ हो गया। अब अन्य जगहों से जो मांग थी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का, उस मांग ने और जोर पकड़ा और इसलिए सरकार ने क्या किया, 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का पुनः गठन किया। तो हमने देखा कि एक आयोग जेवीपी आयोग बना, एक धर आयोग बना। अब एक तीसरे आयोग की स्थापना की गई राज्य के पुनर्गठन के लिए और राज्य पुनर्गठन आयोग यानी द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 3 सदस्यीय आयोग बना, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ। के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये 2 अन्य सदस्य आयोग के बने और इस आयोग ने, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग ने या राज्य पुनर्गठन आयोग ने 3 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और इसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन भी किया गया, क्योंकि मूल संविधान के भीतर राज्यों के 4 वर्ग थे, 4 श्रेणियां थी। मूल संविधान में राज्यों की 4 श्रेणियां क ख ग घ थी। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और प्रथम अनुसूची जो 4 श्रेणियां थी वो कैसे बनी थी, तो 4 श्रेणियां इस प्रकार बनी थी कि भारत के संविधान के निर्माण के दौरान, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 562 रियासतें थीं, जिनमें से 3 को छोड़कर 559 रियासतों को भारतीय राज्य में भारत में सम्मिलित किया गया और इनका जो सम्मिलन था
उनमें राज्यों के 3-4 श्रेणियां निर्मित की गई। 4 श्रेणियां थी, क ख ग घ, उसी समय बनाई गई थी और मूल संविधान में इन 4 श्रेणियां रखी गई थी। लेकिन 7वें संविधान संशोधन से उन्हें समाप्त कर दिया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इस प्रकार 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। हालांकि फजल अली कमीशन ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी, परंतु फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर तो नहीं पूरा अंततः क्या हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। और इस प्रकार 1956 में राज्य पुनर्गठन का कार्य करीब करीब ठीक से प्रारंभ हुआ, जो राज्यों के या भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की राह खोल दिया, जो अगले कुछ वर्षों में पूरा होने वाला था। डिवीजन के क्रम में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद राज्यों के बनने का क्रम जारी रहेगा। आगे जो राज्य बन रहे हैं भारत में, उनको देखते हुए हम लोग 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 की बात करेंगे। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, इस अधिनियम के द्वारा पौंडीचेरी जो आज पुदुचेरी के नाम से जानी जाती है, पौंडीचेरी को भारत का संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पौंडीचेरी के थोड़ी सी इतिहास की बात कर लें तो पौंडीचेरी जो है यह 1954 में फ्रांस से समझौते के आधार पर अर्जित किया गया। पौंडीचेरी जो एक उपनिवेश रहा है फ्रांस का, फ्रांस ने बातचीत के बाद समझौते के द्वारा पौंडीचेरी को भारत को सौंप दिया। पौंडीचेरी है, यनम, माहे और करिकाक, ये चारों को मिलाकर के पौंडीचेरी बनती है और यह पौंडीचेरी 1962 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग राज्य बनाने के क्रम में। तो राज्यों के निर्माण के क्रम में आगे बढ़ते हुए 1961 में लौट के देखें तो 1961 में गोवा, दमन और दीव, इसको भारत ने प्राप्त कर लिया था। गोवा, दमन और दीव ये पुर्तगाल का उपनिवेश था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। भारत ने पुर्तगाल से गोवा, दमन, दीव की मांग की। पुर्तगाल की मंशा गोवा, दमन और दीव को भारत को सौंपने की नहीं थी। भारत ने सैनिक कार्यवाही की। उस सैनिक कार्यवाही का नाम है ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा, दमन, दीव को भारत में शामिल कर लिया गया और इस तरह से एक अलग संघ शासित प्रदेश बना, गोवा, दमन और दीव। इससे आगे बढ़ते हैं। 1 मई 1960 को एक और कार्य हुआ मुंबई प्रांत में मराठी और गुजराती भाषा के लोग रहते थे। गुजराती भाषा वाले क्षेत्र को अलग किया गया और गुजराती भाषियों को किनारे करके गुजरात राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1 मई 1960 को गुजरात भारत का 15वां राज्य बना। तो भारत में अब 15 राज्य बन गए। 15 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हम लोग अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी और गोवा, दमन, दीव बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 दिसंबर 1963 को असम को बांटा जाता है। असम से नागालैंड को अलग किया जाता है और 1 दिसंबर 1963 को
नागालैंड को अलग किया गया। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बनता है, 16वां राज्य। इसके पश्चात 1969 में पुनः असम का विभाजन होता है, 1969 में। और 1969 में असम का विभाजन होकर के मेघालय एक उप राज्य बनता है। ध्यान रहे, राज्य नहीं बनता है, राज्य बाद में बनता है 21 जनवरी 1972। और 21 जनवरी 1972 को एक राज्य नहीं, 3 राज्य बनते हैं। 3 राज्य जिसमें मेघालय भी है, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों एक साथ 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा प्राप्त करते हैं। इसके पहले 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भी राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका था। तो उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश 1971 में राज्य का दर्जा प्राप्त किया। और उससे भी पहले 1 नवंबर 1966 को आए, तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब जो एक बड़ा सा प्रदेश था, जिसमें पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग रहते थे, हिंदी भाषियों को अलग किया गया। पंजाब से हिंदी भाषियों को अलग किया गया और अलग करके हरियाणा राज्य की स्थापना की गई। चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ आज भी इन दोनों राज्यों की, पंजाब की और चंडीगढ़ हरियाणा की, दोनों राज्यों की संयुक्त रूप से राजधानी है चंडीगढ़, जो एक संघ शासित प्रदेश के रूप में है। तो चंडीगढ़ की स्थिति के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1975 में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया जाता है। और उसमें सिक्किम को भारत का सहराज्य, एसोसिएट स्टेट बनाया जाता है। सिक्किम को डायरेक्ट राज्य नहीं बनाया गया, सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। बाद में 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, 35वां के बाद 36वां, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, 22nd राज्य बना सिक्किम। सिक्किम के पश्चात 20 फरवरी 87 को आए तो मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। और 20 फरवरी 1987 के ही दिन, उसी दिन अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक ही दिन भारत के 23वें और 24वें राज्य बनाए गए। अब भारत के 25वें राज्य की बात हम लोग करेंगे और अब आते हैं 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। इस तरह से 1987 तक भारत में 25 राज्य स्थापित हो चुके थे। उससे आगे और बढ़ते हैं और 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश से एक हिस्सा अलग करके छत्तीसगढ़ नाम का राज्य बनाया गया और ये राज्य भारत का 26वां राज्य हुआ। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये भारत का 27वां राज्य। और अब 28वें राज्य की बात करेंगे हम लोग। 28वां राज्य जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के बना, जिसका नाम झारखंड है। तो झारखंड 28वां राज्य बना। इसके पश्चात 2 जून 2014 को आते हैं और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो लेटेस्ट राज्य बना वो तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य बना, ये भारत का 29वां राज्य बना। अभी भारत में 29 राज्य थे ही कि 31 अक्टूबर 2019 को एक नई व्यवस्था बनी और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसके द्वारा अनुच्छेद 239 क
अनुच्छेद 239 क के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ और अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्योंकि विधानसभा जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, इसलिए अब 29 राज्य की जगह अब भारत में राज्यों की संख्या 28 रह गई। एक और कार्य, इसी बीच 2020 में 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली इन दोनों को मिला दिया गया और मिलाकर के संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके पश्चात वर्तमान में जो भारत की स्थिति सामने है वह है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। दिल्ली की बात अलग से कर लीजिए। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 की बात करेंगे। 1991 में दिल्ली का नाम बदल दिया गया और दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन जिसे एनसीआर कहते हैं, तो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा प्रदान किया गया। इस प्रकार भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की स्थिति इस प्रकार अंतिम रूप में सामने है। इस समय जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सितंबर और अक्टूबर में चुनाव होने हैं, तिथियों की घोषणा अभी नहीं हुई है। संभव है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान हो जाए और पुनः 28 राज्य की जगह पर 29 राज्यों की गिनती आ जाए। तो फिलहाल ये हम लोग देखते हैं और फिर रिवीजन आगे बढ़ता है। प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 भारत और उसके राज्य क्षेत्र। और इस अध्याय के पहले भाग में प्रथम कक्षा में हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का अध्ययन किया, जो संविधान का भाग 1 है। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन पर हम लोगों ने दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा यानी भाग 2 और भाग 3 में राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम इस पर चर्चा की और भारत के वर्तमान स्वरूप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक बात पहुंची। आज अध्याय 4 की चौथी कक्षा है, चौथा भाग है, चौथा दिन है। और आज का जो टॉपिक होगा अध्याय 4 के अंतर्गत वो है क्षेत्रीय परिषदों का टॉपिक। क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदों को मूल संविधान में तो नहीं रखा गया था, बाद में इन्हें लाया गया, ये मूल संविधान में नहीं थे। दूसरी चीज ये कि आज का जो टॉपिक है वो पहले से लिखा हुआ है, तो कोशिश ये होगी कि हम लोग इस लिखे हुए कक्षा को भी इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। तो क्षेत्रीय परिषदें पहले से संविधान में नहीं थी, ये आती हैं, इनका गठन होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की एक धारा 15 जो है, उस धारा 15 में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। ध्यान रहे
कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा इन क्षेत्रीय परिषदों की बात की जा रही है। तो इनका गठन हुआ धारा 15 के अंतर्गत। वर्तमान में कुल क्षेत्रीय परिषद 5 हैं। 5 क्षेत्रीय परिषद वर्तमान में हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति करते हैं। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष या तो भारत के गृह मंत्री होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? भारत के गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री जिसको राष्ट्रपति नामित कर दे कि फला केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष रहेंगे, तो वो अध्यक्ष हो सकता है। इसके अलावा इसमें उपाध्यक्ष का पद है। तो उपाध्यक्ष उस राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं जिस उस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो राज्य उसमें सम्मिलित है, तो उनके मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इस तरह से इनके पद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद हुआ। हम लोग अगर ये देखना चाहें कि इसकी परिस्थिति क्या है, इसका स्टेटस क्या है क्षेत्रीय परिषदों का, तो क्षेत्रीय परिषदें एक चर्चात्मक और परामर्शदात्री निकाय हैं, या ये एक एडवाइजरी बॉडी है। क्या है? एडवाइजरी बॉडी। यहाँ चर्चा होगा, परिचर्चा होगा, बात होगी, और उन बातों से जो निकल करके आएगा उनका अपना महत्व होगा। तो इनकी ये परिस्थिति है कि ये परामर्शदात्री हैं, चर्चात्मक निकाय हैं। हम जान लें कि इनके उद्देश्य क्या है। किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन करने का जो उद्देश्य है, सबसे पहला भावुकतापूर्ण एकीकरण प्राप्त करना। ये सब पर ध्यान देंगे, ये भावुकतापूर्ण एकीकरण की बात करता है। देश में स्वतंत्रता के पश्चात जो बंटवारे की वजह से देश की एकता अखंडता के समक्ष खतरे जो दिखाई देते थे, उसके लिए क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा भावुकतापूर्ण एकीकरण करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का ये प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया। उसके अलावा कई राज्यों में तीक्ष्ण राज्य स्तरीय भावनाएं कई बार आज के डेट में, कभी महाराष्ट्र में, कभी पश्चिम बंगाल, इस बीच दक्षिण भारत के कई राज्यों से, अन्य जगह से अक्सर क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशेषतावाद को हवा मिलती रहती है। उन भावनाओं को, दुर्भावनाओं को रोकने का काम भी क्षेत्रीय परिषदों का है, इनका उद्देश्य है। विभाजन के बाद की जो दुर्भावनाएं थी उनको कम करने का उद्देश्य भी इनका है। साझी भावना का विकास हो, ये क्षेत्रीय परिषदें आपस में साझी भावना को विकसित करेंगी। पुनर्गठन और एकीकरण करते हुए सद्भावना का विकास करेंगी, या सद्भावना बढ़ाते हुए विकास की ओर ले जाने का कार्य करेंगी क्षेत्रीय परिषदें। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समभाव भी स्थापित करने का प्रयास करेंगी, ये इनका उद्देश्य है। राजनीतिक साम्यता स्थापित करना। भारत में राजनीतिक कड़वाहट और खासतौर से चुनाव में देखने को मिलता है। क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा राजनीतिक कड़वाहट को दूर करते हुए राजनीतिक साम्यता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। ये उद्देश्य क्षेत्रीय परिषदों के हैं जो बड़े उच्च कोटि के हैं। क्षेत्रीय परिषदों का कार्य भी बड़े उच्च कोटि का है। अब बात कर लें उन 5 क्षेत्रीय परिषदों की। वे कौन कौन से 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो 5 क्षेत्रीय परिषद में पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का नाम लेंगे, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
और इसमें जो क्षेत्र शामिल हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उसके अलावा कुछ संघ शासित क्षेत्र भी जैसे लद्दाख, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, एनसीआर वगैरह सब इसमें सम्मिलित हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के बाद हम लोग मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात कर लें। मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसके जो क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हैं। ये प्रदेश इसमें सम्मिलित हैं। तीसरी क्षेत्रीय परिषद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात करना, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। इसके अंदर जो क्षेत्र हैं वो दक्षिण भारत के हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और संघ शासित क्षेत्र पौंडीचेरी, ये भी इसके अंदर हैं। इसके अलावा चौथी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं। चौथी पूर्वी क्षेत्रीय जिसका मुख्यालय कोलकाता में, का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये क्षेत्र ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। और पांचवी क्षेत्रीय परिषद जो है वो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसमें जो क्षेत्र हैं वो बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, ये 3 राज्य हैं। और दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये संघ शासित प्रदेश। 5 क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय सहित क्षेत्र हम लोगों ने देखे। अब इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अलावा भी एक परिषद है जिसको पूर्वोत्तर परिषद कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद भी मूल संविधान में नहीं था। इसे भी पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा लाया गया। पूर्वोत्तर परिषद में 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्य इसमें सम्मिलित हैं। 8 राज्य में असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम, ये 8 राज्य पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत आते हैं। पूर्वोत्तर परिषद के बारे में थोड़ा और जान लें कि पूर्वोत्तर परिषद के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो क्षेत्रीय परिषदों के कार्य हैं वही कार्य पूर्वोत्तर परिषद के भी हैं। बस अंतर ये है कि पूर्वोत्तर परिषद के कार्य थोड़े अधिक हैं, थोड़े ज्यादा हैं, थोड़े अधिक कार्य हैं। जैसे पहला कार्य एकीकृत और समन्वित योजनाओं के निर्माण में पूर्वोत्तर परिषदों का योगदान है, जबकि क्षेत्रीय परिषदों में कहीं योजनाओं के निर्माण में इनका योगदान नहीं होता। ये बात यहाँ नोट कर दी गई है कि क्षेत्रीय परिषदों के जो कार्य हैं और उद्देश्य हैं वो सभी के सभी पूर्वोत्तर परिषद में है। और उसके अतिरिक्त हम लोग अब ये 2-3 कार्य पूर्वोत्तर परिषद के नोट कर रहे हैं। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था को बना के रखना, सद्भावना को बना के रखना, क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा और शांति की स्थापना करने में भी पूर्वोत्तर परिषद का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्वोत्तर में हमें कई बार कभी अलगाववाद, कभी उग्रवाद के ये घटनाएं देखी गई हैं। और इन परिस्थितियों में पूर्वोत्तर परिषद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया है। इस प्रकार अध्याय 4 हम लोग पूर्ण करते हैं। अब अगली कक्षा अध्याय 5 में हम लोग बात करेंगे। अध्याय 5 जो नागरिकता होगा, सिटीजनशिप, उसकी बात होगी। तब तक के लिए
धन्यवाद।